तो प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि कोई भी प्लेन है वो बहुत सारी लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने कल बताया भी था, बहुत सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर ज्वाइन करते तो लाइन बनती है, ठीक है। और उन्हीं लाइंस से, यानी बहुत सारी लाइंस को जब हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, प्लेन बनेगा, ठीक है। प्लेन, तो प्लेन किस तरह से होगा जरा देख लो एक बार। सपोज दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और एक प्लेन इस तरह से मैंने तिरछा करके रख दिया इसमें, ठीक है। यानी कि ये जेड एक्सिस यहाँ पे है इस तरह से, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरह से है। तो एक प्लेन ऐसे टिका दिया इसका तिरछा, ठीक है। तीनों एक्सिस को यानी इस तरह से वो टच करता है इस तरह से, ठीक है। आगे बात सब ये प्लेन हुआ, ये पॉइंट ए बी सी। तो जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी, जनरल इक्वेशन जो होगी, जनरल इक्वेशन होती है हमारी आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये जनरल इक्वेशन है प्लेन की, डायरेक्ट बता रहा था, उसका प्रूफ भी बताया था मैंने किस तरह था। तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज आर, व्हाट इज एन, व्हाट इज डी, ठीक। तो हम ओरिजिन से, जैसे ओरिजिन है, अब इधर तो जेड एक्सिस होगा, ये प्लेन होगा, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इस तरह तिरछा करके टिका रखा है मैंने, और यहाँ पे ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरह से, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा टोटल, ठीक है ना, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर बोलते हैं ओ एन, ठीक है। ओ एन, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये प्लेन के साथ में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करा। तो इस ओ एन की डायरेक्शन में, यानी कि इस ओ एन की डायरेक्शन में यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है एन कैप, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर यानी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। आगे बात समझिए। और डी क्या है, डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस, क्लियर। तो ये हमारा जो ये फॉर्म आई, ये वेक्टर फॉर्म आई, कल मैंने बता दिया था इसके बारे में, क्लियर है ना। तो ये थी हमारी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म होगी हमारी Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d, where L, M, N are the direction cosines of the normal, यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मल द प्लेन, यानी प्लेन के ऊपर कोई नॉर्मल है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस है L, M, N और d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये मैंने बताया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड जो है हमारा वो है r डॉट a इक्वल टू r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। तो n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है n, और a क्या है, a इज एनी गिवन पॉइंट, ठीक है ना, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये a, क्लियर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट, क्लियर। आगे बात समझिए, यानी अगर आपको प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर a मान लेंगे और उसका नॉर्मल जो होगा n मान लेंगे, ठीक है। और इस ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म है इसी की, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ये होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, क्लियर। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c आर द डायरेक्शन रेशोज, आर द डायरेक्शन रेशोज, a b c जो है डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, डायरेक्शन रेशोज है, क्लियर। और डायरेक्शन रेशोज किसके हैं, नॉर्मल के, जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशोज है a b c। और ये d और इनसे डिस्टेंस नहीं है, क्या है ये, कांस्टेंट है, जैसे a b c d इस तरह से कांस्टेंट है, क्लियर।
ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है। ओरिजिन से डिस्टेंस कब कहलाएगी? जब ये डायरेक्शन कोसाइंस होगी, ठीक है, तब ये ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाएगी। अदरवाइज अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है तो ये डी एक ऐसी कांस्टेंट है। क्लियर? यानी कि √a² + b² + c² से जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तब ये हमारी ओरिजिन से डिस्टेंस बनती है। क्लियर ना? चलिए, तो मैंने ये दो चीज़ बताई थी कल। अरे ये तो गिवन पॉइंट वाला था। ये तो गिवन क्वेश्चन था। वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म ये थी, कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। ये इसकी ये वाली फॉर्म थी। अगर कोई प्लेन एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और उसका एक नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन है और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगा। a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0, where a, b, c are the direction ratios of the normal, clear, and x1 y1 z1 be the given coordinates of given point, clear। तो ये मैंने दो चीज कल बताई थी, मेनली तो दो ही है इसमें प्लेन में। तीसरा है हमारे पास, हाँ, 3 पॉइंट से पास होने वाला, बिल्कुल इसे नोट कर लो, इसको नोट कर लो अपने हिसाब से। थर्ड इज दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three non collinear points, है ना। अगर एक प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, उन्हें हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी बोल सकते हैं और उनका जो पोजीशन वेक्टर है OA = A, OB = B और OC = C मान लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ। तो जो वेक्टर इक्वेशन होगा वो होगा R - A डॉट प्रोडक्ट B - A क्रॉस C - A, ठीक है ना, = 0, क्लियर। क्लियर, इस तरह से होगा R - A डॉट प्रोडक्ट B - A क्रॉस C - A = 0, ठीक है। ये का वेक्टर फॉर्म थी। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे? कार्टेशियन फॉर्म सपोज दैट 3 पॉइंट है A, B, C और उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ठीक है। तो आप डिटरमिनेंट ले लोगे x - x1 y - y1 z - z1, यहाँ पे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z = 0। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेना, चूज कर लें, तीनों में से वही माइनस होगा, R में से भी वही माइनस होगा, B में से भी, C में से, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। और फिर एक वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के साथ हो तो उसे डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आगे ये टॉपिक तुम्हारे इसमें कट गया, ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ ये कट गया इस बार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, A के कंपोनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये आपके इसमें टॉपिक कट गया इस बार, ठीक है। वरना इससे भी 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते थे एग्जाम के लिए। तो वो यही है, एक वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर, ठीक है। इसको डेरिवेटिव फॉर्म में से लिख देते हैं, क्लियर। इसको नोट करो। इंटरसेक्ट फॉर्म
इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, लाइन के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी। तो लाइन का इक्वेशन ये था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू 1। ये पढ़ा था ना हमने 11th क्लास में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 1। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पे वही है, अगर ए है, ये डिस्टेंस ए मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस बी और ये डिस्टेंस सी, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी और जेड इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा सी। तो ये कोऑर्डिनेट्स लेंगे a 0 0 0 b 0 और 0 0 c। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जो होगा प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हो जाएगा हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, एक और पड़ जाएगा बस। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। क्लियर, कार्टेशियन फॉर्म में। इसके बाद है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। ठीक है, तो दो गिवन, अगर दो प्लेन गिवन है आपको, तो वो जहाँ टकराएंगे वहाँ एक लाइन बनेगी। जैसे दो लाइन अगर जहाँ टकराती हैं तो वहाँ क्या होता है, पॉइंट। और अगर दो प्लेन टकराते हैं तो वहाँ बनेगी लाइन, तो उसे बोलेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो उन दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन 11th क्लास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने पास होने वाली लाइन का इक्वेशन सीखा था। यहाँ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरे प्लेन का इक्वेशन सीखेंगे। तो सपोज दैट r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। सपोज दैट दो प्लेन है, तो दोनों क्या करो, इधर आके माइनस कर लेंगे। ठीक है, इधर आके माइनस तो लाइन के इक्वेशन r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2। दो प्लेन है, इनको इधर लाके माइनस कर लेंगे, लैम्डा लगा देंगे, जैसे इसमें लैम्डा लगा देंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा, यानी इस कंडीशन की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, r डॉट n कैप माइनस d1 प्लस लैम्डा लगा के r डॉट n कैप माइनस d2 इक्वल टू 0। यहाँ n1 यहाँ पे n2। क्लियर, आगे बात समझे। लैम्डा लगा के इस तरह लिख देंगे और लैम्डा की वैल्यू कौन देगा, वो आगे कंडीशन देगा कि इसको प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, यानी कि प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, कुछ भी दे सकता है। आगे कंडीशन, जैसी कंडीशन देगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे लैम्डा की वैल्यू निकली यहीं पे डाल देंगे वापस, पूरा प्लेन का इक्वेशन हमारा आ जाएगा एक साथ। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, ये तो वेक्टर फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस d1 इक्वल टू 0। एक प्लेन है तो एक प्लेन ऐसे प्लस लैम्डा लगा के दूसरा प्लेन लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। क्लियर, आगे बात समझे। और फिर लैम्डा के लिए कंडीशन कुछ भी होगी, लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। क्लियर। इसके बाद है कोप्लेनिटी ऑफ टू पॉइंट्स, टू लाइंस, दो लाइंस की कोप्लेनिटी, यानी दो लाइंस है तो उनका एक ही प्लेन में होना, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसे नोट करो फटाफट जल्दी। तो कोप्लेनिटी में वही दो लाइंस है हमारे पास, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू
B2, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या है, एक ही प्लेन में होगी, ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी तो नहीं है, सपोज है एक लाइन ये होगी, एक ऐसे होगी, तो ये एक प्लेन में थोड़ा ही है। एक प्लेन कब होगी, जब ऐसे होगी, यानी इन दोनों से एक प्लेन पास हो जाए। तो ऐसा कब होगा, अब ये B1 क्या है, ये B1 क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। B2 क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। और B1 का अगर मैं B2 के साथ क्रॉस करूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है B1 पे भी, एंड B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर टू B2, दोनों परपेंडिकुलर होगा। ये कंडीशन होती है, कोई भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो उनमें से किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, ये कंडीशन है। यानी B1 क्रॉस B2 B1 पे भी परपेंडिकुलर है, B2 में परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे ये जो वेक्टर जो आएगा, ये हम सपोज कर लेंगे ये दोनों कोप्लेनर है, तो जो वो प्लेन आएगा उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ये, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है, ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है। सपोज दैट मैं दो लाइन खींच देता हूं, ये वाली खींच दी। ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, यानी कि इस OA इक्वल टू तो मान लिया मैंने A1 और OB मान लिया मैंने A2, ठीक है। आज बात समझ में। और इसका पैरेलल वेक्टर B1 हो गया और इसके पैरेलल वेक्टर हो गया B2। अब अगर मैं दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वेक्टर ये आएगा, B1 की और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वेक्टर ये आएगा परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। आगे बात समझ में। और A1 और A और B को ज्वाइन कराऊं, यानी AB वेक्टर करूं, तो वो जो वेक्टर करा मैंने, जो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इस वेक्टर यानी AB जो वेक्टर है इस पे भी क्या होना चाहिए। तो अगर वो जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर है अगर वो इस AB पे परपेंडिकुलर होगा तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना, सोच के देख लो। या फिर अगर ये दोनों अलग अलग हुई तो AB को ज्वाइन कराने में जो वेक्टर बनेगा उससे परपेंडिकुलर नहीं आएगी, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा वहां से। थोड़ा 3D में दिमाग लगा देना एक बार। 3D दो लाइन से, अगर इस तरह से लाइन से इस तरह से है, B1 क्रॉस B2 का तो मैंने निकाल लिया परपेंडिकुलर। अब इनका जो वेक्टर होगा जो इस तरह से और वो जा रहा है ऐसे, तो उनके बीच में एंगल बन जाएगा कुछ ना कुछ, तो कोप्लेनर नहीं हो पाएंगे। कोप्लेनर कब होंगी, जब बिल्कुल ऐसे होंगी, यानी थोड़ी तिरछी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्लेन होंगी। तो कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी AB वेक्टर AB की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, अगर ये 0 आ जाती है तो ये कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। यानी कंडीशन क्या रहेगी, ये कैसे निकलेगा, OB माइनस OA करके, और OB मतलब दैट इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, चाहे A1 माइनस A2 कर लो एक ही बात है, A2 माइनस A1 कर लो चाहे A1 माइनस A2 कर लो। इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस करो, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो दोनों लाइंस कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में होंगे। अगर नहीं आती तो नहीं, और 0 के इक्वल नहीं आता तो कोप्लेनर नहीं है। और कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करूं, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये देखो मैंने अभी बताया था आपको, अभी चीज बताई A डॉट B क्रॉस C। अगर तीन वेक्टर्स हैं, पहला डॉट के साथ और दूसरा क्रॉस के साथ, तो इन तीनों में कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, डिटरमिनेंट में लिखे जाते हैं, ठीक है। यही तो है, एक वेक्टर हुआ डॉट, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स लिख रहे हैं A2 माइनस A1 दैट इज X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, जिसके कंपोनेंट दूसरे वाले कंपोनेंट B1 के A1 दैट्स द रिसोर्स A1 B1 C1, A1 B1 C1, इसके A2 B2 C2, यानी कि कंपोनेंट लिख लो, अगर इक्वल टू 0 आ गया दैट इज ए कोप्लेनर, अदरवाइज नहीं, ठीक है। राइट डाउन फटाफट। देखिए डिस्टेंस हमें पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एक प्लेन की डिस्टेंस एक पॉइंट से फाइंड करना है। जैसे हमने लास्ट 11th क्लास में एक लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फाइंड करी थी ना, भूल गए। एक लाइन में क्वेश्चन होता था ax + by + c = 0, और एक पॉइंट है x1 y1 और उससे डिस्टेंस फाइंड करते थे d = फॉर्मूला याद है कुछ, ax1 + by1 + c /√a² + b² आ गया, ये थी, और मॉड्यूलस था।
और ओरिजिन से डिस्टेंस है 0 0 तो सी अपॉन, तो यहाँ पे भी बस एक और पड़ जाएगा सी z1 सेम है बिल्कुल, ठीक है। इफ डायरेक्ट लिखता हूँ डिस्टेंस में पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज b इक्वल टू क्या हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में कैसे जाएगी? ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म सपोज दैट बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट whose position vector is vector a, ठीक है ना, from plane a dot n, अरे या r dot n is equal to d, इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। is d is equal to मोडो r की जगह आ जाएगा a dot vector n माइनस डी अपॉन वेक्टर एन का मॉडुलस, ठीक है। ये आ जाएगी क्लियर, आया समझ में? बस यही तक करो, अभी इसे नोट करो फटाफट। और इसके बेसिस पे ही एक्सरसाइज 11.3 और मिसलेनियस पूरी करनी है भाई, जितना बेसिक मैंने बताया। और जो डाउट होगा क्वेश्चन में वो बता दूंगा मैं।